जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है उसमें हम लोग क्या करेंगे कि 50 इंपॉर्टेंट जो हमारा क्या है कि पॉलिटिकल साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका हम लोग विश्लेषण करेंगे, ठीक है ना। तो आइए इस विश्लेषण को शुरू करते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2021 में आपके लिए क्या है बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और इसे अंत तक देखिएगा, जिससे आपको कुछ बेनिफिट मिल सके। तो आइए दोस्तों इसे शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। तो देखिए, गरीबी हटाओ का जो नारा दिया था वो आपको श्रीमती इंदिरा गांधी दी थी। कौन दी थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। तो गरीबी हटाओ का नारा जो था वो आपको 1971 के जो लोकसभा चुनाव हुई थी, ठीक है ना, उस समय दी गई थी। यानी कि 1971 के जो आम चुनाव हुई थी उस आम चुनाव के समय क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी के द्वारा नारा दिया गया था गरीबी हटाओ। क्या हटाओ? गरीबी हटाओ। जबकि विपक्षी के द्वारा नारा दिया गया था कि इंदिरा हटाओ। क्या हटाओ? इंदिरा हटाओ। तो आइए इंदिरा गांधी के बारे में कुछ विशेष जान लेते हैं। इंदिरा गांधी हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी और अब तक वही एकमात्र महिला है जो अब तक क्या है कि भारतीय प्रधानमंत्री पद को क्या की हुई? सुशोभित की हुई है। मतलब कि हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली भी प्रथम महिला थी। तो इस क्वेश्चन से इतने सारे क्वेश्चन को हम लोग सीखे, ठीक है ना। आगे देखिए, अब क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य है। तो आपको नेपाल जो हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा? एक राज्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन दिया हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ, जो कि आपको क्या है कि एक मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। बिहार जो है वो आपको भारत का एक प्रांत है। राष्ट्र संघ जो कि आपको एक ऑर्गेनाइजेशन था। तो दिए गए ऑप्शन के आधार पर, दिए गए विकल्पानुसार जो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा वो आपको नेपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेपाल, ठीक है ना। कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य है? जैसे ऑप्शन संयुक्त राष्ट्र संघ है, नेपाल है, बिहार है, राष्ट्र संघ है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा नेपाल, क्योंकि बिहार जो है वो आपको क्या है कि एक प्रांत है और ये भारत के क्या है कि अधीनता को स्वीकार किया हुआ है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सबसे पहले आपको राज्य का दर्जा प्राप्त होने के लिए उसका क्या होना चाहिए? अपनी संप्रभुता होनी चाहिए, जो कि बिहार के पास नहीं है। बहुत सारे लोग कहेंगे बिहार भी, क्योंकि बिहार तो है वो आपको भारत की क्या है कि संप्रभुता को स्वीकार किया हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल। आगे देखिए, कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मेरे भाई, मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी 1906 में हुई थी। ध्यान से सुनिएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। मुस्लिम लीग के जो संस्थापक थे वो आपको आगा खां थे, समीउल्लाह खां थे। मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो आपको कहाँ हुई थी? ढाका में। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था वर्ष 1906 में कहाँ हुआ था? ढाका में। इसके संस्थापक आगा खां और समीउल्लाह खां थे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से नोट कर लेना है, ठीक है ना। आगे देखिए, करा कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री जो थे वो आपको सरदार पटेल थे। कौन थे? सरदार पटेल थे। तो इस चीज़ को आपको देख लेना है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री जो थे वो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्हें हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और इन्हीं के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में क्या किया जाता है? मनाया जाता है। अभी फिर प्रश्न कर लिया जाएगा कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है। तो वर्तमान में जो भारत के गृह मंत्री हैं वो आपको अमित शाह है। कौन है? अमित शाह है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि भारत के वर्तमान में जो गृह मंत्री है वह कौन है? तो वह आपको अमित शाह जी हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन प्रथम गृह मंत्री पूछा जाएगा तो आपको सरदार पटेल, जिन्हें हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इन्हें देशी राज्यों के एकीकरण का श्रेय जाता है, ठीक है ना। और इन्हीं की स्मृति में गुजरात के नर्मदा जिले के केवडिया में स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है, ठीक है ना, यह किसकी मूर्ति है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला प्रश्न कर रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो मेरे भाई, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी 1953 में और इस आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट जो था वह भारत सरकार को सौंपा था। राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वो आपको न्यायमूर्ति फजल अली थे। कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली। तो देखिए, आपके एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग जो है इसकी स्थापना जो हुई थी, इसका जो गठन हुआ था कब हुआ था? 1953 में। और इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट सौंपा था वह आपको वर्ष 1956 में सौंपा था। और इन्होंने बताया था
कि भारत में राज्यों का जो गठन किया जाना चाहिए वो आपको भाषा के आधार पर, और इस प्रकार से भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य था वो आपको आंध्र प्रदेश था। आगे देखिए, कह रहा है कि भारत में कुल कितने राज्य है। तो भारत में अभी जो राज्यों की संख्या है मेरे भाई वो आपको 28 है। कितनी है? 28 है। जबकि केंद्र शासित प्रदेश की जो संख्या है वो आपको 8 है। कितनी है? 8 है। तो इस चीज़ को आपको ध्यानपूर्वक देख लेना है कि भारत में जो अभी राज्यों की संख्या है वो कितनी है, तो 28 है। जबकि केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश कहेगा तो उसकी संख्या जो है वो आपको 8 है। ठीक है ना। तो 8 संघ शासित प्रदेश कौन कौन है? चलिए तो ऊपर से शुरू करते हैं। लद्दाख कौन हो जाएगा? लद्दाख। लद्दाख के बाद आपको जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली। ठीक है ना। उसके बाद आपको दमन व दीप तथा दादर व नागर हवेली, पुदुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो इस प्रकार से भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश है इसकी संख्या जो है वो आपको 8 है। जबकि राज्यों की जो संख्या है वो आपको अभी 28 है। ठीक है ना। आगे देखिए, अगला प्रश्न करा कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। मेरे भाई भारत में प्रथम आम चुनाव जो हुआ था 1952 में। फिर कभी कभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है कि द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था, तो वह द्वितीय आम चुनाव 1957 में हुआ था। और इस प्रकार से जो 2019 में जो आम चुनाव हुआ था वह 17वें नंबर का आम चुनाव था। यानी कि 17वीं जो आम चुनाव है वह किस वर्ष संपन्न हुआ है? 2019 में। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। 16वीं जो हुआ था 2014 में। कब हुआ था? 2014 में। तो इस सारे चीज़ों को आपको याद रखना है कि भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 में, द्वितीय 1957 में। फिर इधर से लास्ट का 2 वाला 17वीं आम चुनाव 2019 में हुआ था। जबकि 16वीं जो हुआ था वह आपको 2014 में हुआ था। तो इन सारे चीज़ों को आपको ध्यानपूर्वक सुन लेना है। ठीक है ना। आगे देखिए, कह रहा कि पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था। तो पंचशील समझौता जो है वो आपको भारत और चीन के बीच हुआ था। तो आप लोग थोड़ा सा बताएंगे कि ये जो पंचशील समझौता है वो किसके बीच हुआ था। तो भारत और चीन के बीच हुआ था। और पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले जो भारतीय प्रधानमंत्री थे वो हमारे चाचा नेहरू थे, मतलब कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। और चीन के जो प्रधानमंत्री थे वह थे आपको चाउ एन लाई। कौन थे? चाउ एन लाई। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि पंचशील समझौता पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारतीय प्रधानमंत्री थे, जबकि चीनी प्रधानमंत्री जो थे चाउ एन लाई, इन दोनों के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। और इसमें 5 मुख्य बातों को रखा गया था, जिसमें कहा गया था कि दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता, अखंडता का क्या करेंगे? ख्याल रखेंगे। दोनों देश एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। दोनों देश एक दूसरे के घरेलू मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। परस्पर लाभ के लिए दोनों देश क्या करेंगे कि कार्य करेंगे। ठीक है ना। और सहयोग के वातावरण को बनाए रखेंगे। ठीक है ना। तो ऐसे मतलब कि 5 बातों को कही गई। लेकिन क्या हुआ था कि 1962 में चाइना ने इस पंचशील समझौता का उल्लंघन करके भारत पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और उस युद्ध में हमें क्या हुआ था कि हार झेलनी पड़ी थी। ठीक है ना। चलिए, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत चीन युद्ध जो हुआ था किस वर्ष हुआ था? 1962 में। देखिए, अगला क्वेश्चन ही कर रहा है कि किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। तो 1962 में। कब कर दिया था? 1962 में। आगे देखिए, करा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। मेरे भाई राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था 1952 में। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एनडीसी। क्या बोलते हैं? एनडीसी। ध्यान से सुनिएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद को अंग्रेजी में एनडीसी बोला जाता है, मतलब नेशनल, ठीक है ना, डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद। और इसके जो प्रदेन अध्यक्ष होते हैं वो आपको प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है ना। और इसमें जो सदस्य होते थे वो आपको योजना आयोग के सभी सदस्य, और इसके अलावे सभी राज्यों और संघ राज्य के जो मुख्यमंत्री होते थे वह भी क्या होते थे कि आपको सदस्य होते थे। किसके? तो एनडीसी के, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद के। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो कार्य था, योजना आयोग के द्वारा जो बनाया गया पंचवर्षीय योजना है उसकी क्या करना? जांच करना। क्या करना? जांच करना। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि बताइए कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को। ठीक है ना। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो आपको प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? तो योजना आयोग के सदस्य होते थे। ठीक है ना। इसके अलावे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसके सदस्य होते थे। इसका मुख्य कार्य था पंचवर्षीय योजना का क्या करना? अनुमोदन करना। क्या करना? अनुमोदन करना, यानी कि पंचवर्षीय योजना की जांच करना। क्योंकि हम सभी आदमी जानते हैं कि भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने वाली जो संस्था थी वो आपको योजना आयोग थी। आगे देखिए, करा कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो मेरे भाई भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई थी वो आपको 1951 में हुई थी। ठीक है ना।
तो देखिए अब तक 12 पंचवर्षीय योजना समाप्त हो चुकी है। उस 12 पंचवर्षीय योजना की अवधि को हम बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी 1951 से 1956, दूसरा का था 56 से 61, ठीक है ना। तीसरा 1961 से 1966, चौथा जो था 1966 से 1969 से 1974, फिर पांचवा जो था आपको 1974 से 1978, छठा जो था 1980 से 1985, सातवां 1985 से 1990, आठवां 1992 से 1997, नौवां 1997 से 2002, 10वां 2002 से 2007, 11वां 2007 से 2012 और 12वीं जो थी वो आपको 2012 से 2017 थी। तो इन सारे पंचवर्षीय योजना का क्या करना है कि आपको मतलब कि जो अवधि है उसको याद रख लेना है। देखिए बीच में आपको 3 जगह गैप मिले होंगे, जैसे 1966 से 1969, तो इस बीच में पंचवर्षीय योजना नहीं चली थी, आपको योजना अवकाश चली थी, ठीक है ना। उसके बाद 78 से 80 के बीच में 2 वर्षों की 2 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी, जिसको रोलिंग प्लान कहा गया था। वैसे इसकी निर्धारित अवधि जो थी 5 सालों की थी, ठीक है ना। लेकिन इसको क्या हुआ था कि जब केंद्र में फिर से इंदिरा गांधी की सरकार बनी 80 में, तो उन्होंने रोलिंग प्लान को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। फिर 1990 से 92 में हमारे देश में काफ़ी राजनीतिक उथल पुथल रही, इस वजह से भी क्या हुआ था कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत नहीं की गई थी। तो देखिए तो 3 ईयर में आपको गैप मिलेंगे, 3 टर्म में, एक 1966 से 1969, 1978 से 1980, 1990 से 1992, 3 सारे चीज़ों का आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। आगे देखिए करा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय क्या था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो समय था 1951 से 1956 था। कितना था, 1951 से 1956। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि ये जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है इसकी जो अवधि है 1951 से 1956 है, ठीक है ना। और भारत में पंचवर्षीय योजना का जो निर्माण करती थी वो कौन संस्था करती थी, योजना आयोग। और हमारे भारत में पंचवर्षीय योजना का जो विचार लिया गया है, आर्थिक नियोजन का जो विचार लिया गया है, वो आपको सोवियत संघ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, सोवियत संघ से। 3 सारे चीज़ों को आपको ध्यानपूर्वक वीडियो को पॉज करके क्या कर लेना है, लिख लेना है। आगे देखिए अब करा कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी, यानी कि भारत में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की जो शुरुआत हुई थी वो आपको 1991 में हुई थी। कब हुई थी, 1991 में। और इसके तहत भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 प्रकार के जो विचारधारा थे वो आए थे, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। क्या था, वैश्वीकरण। यानी वैश्वीकरण मतलब हो गया ग्लोबलाइजेशन। क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को जोड़ देना, क्या कहलाता है, वैश्वीकरण। भारत में इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। उदारीकरण अर्थात सरकार द्वारा जो लगाए गए अनावश्यक प्रतिबंध है उसको क्या कर देना, समाप्त कर देना, ताकि अधिक से अधिक उद्यम लग सके। निजीकरण, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम थे जो घाटे में चल रहे थे, सरकार ने उसे क्या किया, निजी हाथों में सौंपना शुरू कर दिया, तो इसी को कहा गया निजीकरण। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भारत में नई आर्थिक नीति शुरू करने का श्रेय किस प्रधानमंत्री को जाता है, तो पीवी नरसिम्हा राव को। किसको जाता है, पीवी नरसिम्हा राव को, ठीक है ना। इसके अलावा जब भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत हुई थी उस समय भारत के जो वित्त मंत्री थे कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो एक बात को ध्यान रखेंगे कि पीवी नरसिम्हा राव पहले ऐसे व्यक्ति थे गैर गांधी परिवार से जिन्होंने 5 साल के शासन को क्या किया था कि पूरा किया था। क्या किया था, पूरा किया था, ठीक है ना। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले गैर गांधी परिवार के कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो प्रधानमंत्री पद पर क्या हुए थे कि कांग्रेस से रहते हुए 5 सालों का टर्म पूरा किए थे, तो वह था आपको पीवी नरसिम्हा राव। क्योंकि देखिए पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस नहीं थे, लेकिन गांधी परिवार से न रहते हुए भी 5 सालों तक शासन को क्या किए थे, मतलब खींचे थे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। आगे देखिए कहा कि जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो मेरे भाई ये जो जनता पार्टी है इसकी स्थापना हुई थी 1977 में, और जनता पार्टी को ही श्रेय जाता है केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाने का, ठीक है ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस पार्टी की बनी थी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जनता पार्टी। और जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी कब बनी थी, 1977 में। और जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री थे वो आपको कौन थे, तो जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री बने थे उस समय मोरारजी देसाई। और जिस समय केंद्र में जनता पार्टी की गठन हुई थी उस समय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो आपको चंद्रशेखर थे। कौन थे, चंद्रशेखर थे। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या कर लेना है कि वीडियो को पॉज करके क्या कर लेना है, लिख लेना है, ठीक है ना। और ये आपको बड़ी हाई लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि 1977 में जब जनता पार्टी का गठन हुआ था उस समय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, चंद्रशेखर थे। जनता पार्टी से पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने का श्रेय किससे जाता है, मोरारजी देसाई को, जो
जो कि सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बने हुए थे। आगे देखिए, कह रहा है कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल किस वर्ष लगाया था, तो आपको 1975 में। और हमारे देश में आपातकाल जो है आपको 3 बार लगा हुआ है, राष्ट्रीय आपात। एक आपको 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, दूसरा 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, तीसरा 1975 में आंतरिक गड़बड़ी के कारण। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि बताइए कि ये जो राष्ट्रीय आपात है वो आपको किस अनुच्छेद के तहत लगाए जाते हैं, 352 के तहत। और हमारे भारत में ये जो आपातकालीन शक्तियाँ दी गई है वह किसे दी गई है, तो राष्ट्रपति को दी गई है। और इस चीज़ की प्रेरणा जो है हमारे भारत में जर्मनी के संविधान से क्या है, प्रेरित है। क्या है, प्रेरित है। मतलब कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से ली गई है, तो आपको जर्मनी से ली गई है। और राष्ट्रपति के जो आपातकालीन शक्ति है इसका उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 में, भाग पूछेगा तो 18 हो जाएगा। तो इन सारे चीज़ों को आपको देख लेना है। तो 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत जो हो जाएगा वह आपको वित्तीय आपात हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिए, कहा कि किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया था, तो वह था आपको अयूब खां। कौन था, अयूब खां। ठीक है ना। यानी कि ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खां के बीच अभी के जो उज्बेकिस्तान है उसकी राजधानी ताशकंद में हुआ था। और उस समय ये जो ताशकंद था सोवियत संघ का क्या था, हिस्सा था। क्या था, हिस्सा था। तो ये जो ताशकंद समझौता है इसको कराने में जो मुख्य भूमिका निभाया था वो आपको रूसी राष्ट्रपति जो था कोसोजिन, क्या था कि रूसी प्रधानमंत्री कोसोजिन, उसी ने क्या किया था कि आपको मतलब कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। तो यहाँ से प्रश्न पूछेगा ताशकंद समझौता कब हुआ था, 10 जनवरी 1966 को। ताशकंद समझौता किसके बीच हुआ था, ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ताशकंद समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया था, लाल बहादुर शास्त्री। और पाकिस्तान की ओर से अयूब खान ने हस्ताक्षर किया था। आगे देखिए, कहा कि बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था, तो बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ था 1971 में। यानी कि बांग्लादेश पाकिस्तान से जो स्वतंत्र हुआ था 16 दिसंबर 1971 को। ठीक है ना। हालांकि बांग्लादेश की जो स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी 26 मार्च 1971 को ही की गई थी। कब की गई थी, 26 मार्च 1971 को ही की गई थी। लेकिन बांग्लादेश जो अस्तित्व में आया था 16 दिसंबर 1971 को। और बांग्लादेश जो है वो क्या है कि पाकिस्तान से अलग होकर बना है। किससे होकर बना है, पाकिस्तान से अलग होकर, मतलब भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से बांग्लादेश। आगे देखिए, शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था, तो बताए हुए हैं आप लोगों को कि शिमला समझौता पर जो हस्ताक्षर हुआ था 1972 में हुआ था। कब हुआ था, 1972 में। और इस शिमला समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले जो प्रधानमंत्री थे भारत की ओर से श्रीमती इंदिरा गांधी, और पाकिस्तान की ओर से जो उनके राष्ट्रपति थे उनका नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो। ठीक है ना। तो ये जो शिमला समझौता हुआ था 3 जुलाई 1972 को भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। कब हुआ था, 1972 में। तो याद रखिएगा शिमला समझौता 1972 में, जबकि ताशकंद समझौता 1966 में। ठीक है ना। आगे देखिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधा कृष्णन थे। याद रखना है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधा कृष्णन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है ना। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कहेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इन चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है, देख लेना है। आगे देखिए, कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा कौन दिया था, तो भाई साहब जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। कौन दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 के जो भारत पाक युद्ध हुआ था उस युद्ध के दौरान दिए थे। तो याद रखिएगा कि जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है ना। इस चीज़ को आपको याद रखना है। फिर आ जाएगा जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान श्री नरेंद्र मोदी। कौन दिए थे, श्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए जय जवान जय किसान 2 नारा है। ठीक है ना, एक साथ ये जो दिए थे कौन, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। ठीक है ना। तो यह नारा जो दिया गया था वो आपको श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। आगे देखिए,
करा कि कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष हुआ था, तो स्वतंत्रता के बाद। तो स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस में जो विभाजन हुआ था 1969 में, और इसी समय इंदिरा गांधी ने कांग्रेस सिंडिकेट जो था उसको क्या कर दिया था, भंग कर दिया था। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस सिंडिकेट को कब भंग कर दिया गया था, 1969 में। और यह कांग्रेस सिंडिकेट जो था, कांग्रेस में आपको क्या था कि प्रभावशाली नेताओं का क्या था, एक गुट था। क्या था, एक गुट था। आगे देखिए, अगला जो प्रश्न है क्या करा है, 1974 के रेल हड़ताल के नेता कौन थे, तो वह आपको जॉर्ज फर्नांडिस थे। कौन थे, जॉर्ज फर्नांडिस। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि 1974 के रेल हड़ताल के जो नेता थे कौन थे, तो जॉर्ज फर्नांडिस थे। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से थोड़ा सा देख लेना है कि 1974 के रेल हड़ताल के नेता कौन थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे। आगे देखिए, भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 352 के तहत। याद रखिएगा कि अनुच्छेद 352 के तहत भारत में क्या होता है कि आपको राष्ट्रीय आपातकाल जो होते हैं वो आपको लगाए जाते हैं। जबकि 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, 360 के तहत जो होते हैं वो आपको वित्तीय आपात, 368 के तहत जो होते हैं संविधान में संशोधन। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत, वित्तीय आपात 360 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, और राष्ट्रीय आपात कहेगा तो वह आपको अनुच्छेद 352 के तहत। आगे देखिए, कह रहा है कि जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वह आपको मोरारजी देसाई थे। कौन थे, मोरारजी देसाई। याद रखना है कि जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वह आपको मोरारजी देसाई थे। कौन थे, मोरारजी देसाई थे। मेरे भाई इस चीज़ को आपको क्या कर लेना है कि बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। अभी इसके बारे में थोड़ा देर पहले चर्चा की है। आगे देखिए, संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिया था, तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण जी ने पटना के गांधी मैदान से 5 जून 1974 को दिए थे, ठीक है ना। और ये जो संपूर्ण क्रांति है इसके नारा देने वाले जो व्यक्ति थे, ठीक है ना, वो कौन थे, जयप्रकाश नारायण, जिन्हें हम लोग लोकनायक के नाम से, जेपी के नाम से, बाउल के नाम से भी जानते हैं। तो इस चीज़ को आपको याद रख लेना है कि संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिया था, जयप्रकाश नारायण। कहाँ से दिए थे, पटना के गांधी मैदान से दिए थे। कब दिए थे, 5 जून 1974 को। आगे देखिए, 20 सूत्री कार्यक्रम किसने पेश किया था, तो 20 सूत्री कार्यक्रम जो है इंदिरा गांधी के द्वारा क्या किया गया था, पेश किया गया था। तो आइए तो सूत्री वाला जो कुछ प्रश्न है उसको हम लोग क्लियर करते हैं। 5 सूत्री कार्यक्रम कहेगा मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा, 5 सूत्री कार्यक्रम तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। उसके बाद 10 सूत्री कार्यक्रम कहेगा तो वो आपको राजीव गांधी। कौन हो जाएगा, राजीव गांधी। फिर यहाँ से आ जाएगा 11 सूत्री कार्यक्रम महात्मा गांधी, 14 सूत्री कार्यक्रम मोहम्मद अली जिन्ना, फिर 15 सूत्री कार्यक्रम डॉक्टर मनमोहन सिंह, और 20 सूत्री कार्यक्रम कहा जाएगा तो वह आपको श्रीमती इंदिरा गांधी। तो ये सूत्री वाले प्रश्न भी आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप इसे देख लेंगे बढ़िया से। देखिए, अब कहा कि किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था, तो उस प्रधानमंत्री का नाम था आपको बीपीसी, मतलब विश्वनाथ प्रताप सिंह। याद रखिएगा कि मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने वाले जो प्रधानमंत्री थे वह थे आपको बीपीसी। और बीपीसी ने वर्ष 1990 में क्या किए थे कि आपको मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू किया थे, मतलब लागू किए थे। और इस आयोग के अनुसार क्या किए थे कि जो आपको सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग है उनको क्या हुआ था कि 27% आरक्षण जो था वो भी दिया गया था, ठीक है ना। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू किया था, तो बीपीसी ने लागू किया था। कौन लागू किया था, बीपीसी ने, ठीक है ना। आगे देखिए, और मंडल आयोग के सिफारिशों के अनुसार जो समाज में क्या है कि आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है उसे कितने प्रतिशत आरक्षण दी गई है, तो 27%, ठीक है ना। मंडल आयोग का गठन कब हुआ था, 1978-79 में हुआ था, ठीक है ना। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। देखिए, कहा कि बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो वो आपको राबड़ी देवी थी। कौन थी, राबड़ी देवी। ध्यान से सुनिएगा कि बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, श्रीमती राबड़ी देवी। आगे देखिए, चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है, तो चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि चिपको आंदोलन पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़ा हुआ क्या है कि आपको एक सामाजिक आंदोलन है। और इस जन आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी 1973 में हुई थी। उत्तर प्रदेश के जो टिहरी गढ़वाल है, ठीक है ना, वहीं से हुआ था, ठीक है ना। और ये जो चिपको आंदोलन है इसके जो संस्थापक थे वो आपको चंडी प्रसाद भट्ट थे, जबकि इसके राष्ट्रीय नेता जो थे वो आपको सुंदरलाल बहुगुणा थे। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है, देख लेना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है, तो ये आपको अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है वो आपको एक राजनीतिज्ञ है और ये अभी दिल्ली के क्या है, मुख्यमंत्री है। क्या है, मुख्यमंत्री है। और अरविंद केजरीवाल का जो संबंध है आपसे है, मतलब कि आम आदमी पार्टी से है। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना।
अब करा कि डीएमके किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है, तो ये आपको तमिलनाडु की हो जाएगी। कहाँ की हो जाएगी? तमिलनाडु की। यानी कहने का मतलब हुआ कि द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, ठीक है ना, या कशगम भी इसको कहीं कहीं लिखा रहता है। तो ये जो पार्टी है वो आपको तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टी है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को याद रखना है कि द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम जो है वह कहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है? तमिलनाडु की। तमिलनाडु की जो राजधानी है वो आपको कहाँ है? चेन्नई है। तो इस चीज़ को भी बढ़िया से देख लेना है। आगे देखिए, करा कि विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? 1 मई को। 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को आपको विश्व क्या कहते हैं कि ये जो पृथ्वी दिवस है वो मनाया जाता है। फिर आपको 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। एड्स दिवस जो कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 दिसंबर को आपको राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा क्या होते हैं कि आपको 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाते हैं, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाते हैं, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो इन सारे दिवस वाले क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे कि बढ़िया से नोट कर लेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसा बुक हो या हम आपको पढ़ाएं भी है, बहुत सारे दिवस लगभग सभी मंथ के दिवस जो है आपको इंपॉर्टेंट डे पढ़ाए हुए हैं, तो थोड़ा सा उसको भी रिविजन में रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, करा कि यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? 11 सितंबर 2001 को। याद रखिएगा कि 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर क्या हुआ था? आतंकवादी हमला हुआ था। और इसके जो दोषी आतंकवादी संगठन था वो आपको अलकायदा था। क्या था? अलकायदा था। तो इसी का बदला लेने के लिए क्या हुआ था कि वर्ष 2011 में अलकायदा के जो प्रमुख थे ओसामा बिन लादेन, उसको अमेरिका के सिल कमांडो ने पाकिस्तान के एटवाबाद में क्या किया था? मार गिराया था। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो संबंध है वो आपको मानवाधिकार से। किससे है? मानवाधिकार से। याद रखिएगा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? मानवाधिकार से है। मानवाधिकार कहने का मतलब क्या हुआ कि एक व्यक्ति को मानव होने के नाते जो अधिकार दिए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? मानव अधिकार कहते हैं। और पूरे दुनिया में 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस जो होते हैं वो क्या होते हैं? मनाए जाते हैं। और मानव के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए सरकार, संगठन जो होते हैं उसे क्या किया जाता है? प्रोत्साहित किया जाता है। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? मेरे भाई संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो आपको न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अभी इसमें जो सदस्य देश है वो आपको 193 है। कितने हैं? 193, जबकि इसके संस्थापक सदस्य देश 50 थे, ठीक है ना। और इसके जो अभी वर्तमान महासचिव है वो आपको कौन है? एंटोनियो गुतेरेस है। जबकि इसके पहले महासचिव जो थे वो आपको त्रिगवेली थे। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से देख लेना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिगवेली। फिर आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अभी वर्तमान महासचिव है वह कौन है? तो आपको एंटोनियो गुतेरेस है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले एशियाई महासचिव यूटोंड थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव डैग हॉमरशोल्ड थे, जिनकी मृत्यु हवाई दुर्घटना में हो गई थी। तो इस सारे चीज़ों को आपको याद रखना है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो मेरे भाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है द हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वह आपको कहाँ है? तो द हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं और इन न्यायाधीशों का कार्यकाल जो होता है 9 वर्षों का होता है। तो इन सारे चीज़ों का आपको बढ़िया से देख लेना है। अभी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की ओर से जो न्यायाधीश है वो आपको दलवीर भंडारी है। कौन है? दलवीर भंडारी। आगे देखिए, करा कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? मतलब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, नहीं तो यूनाइटेड नेशंस भी कहिएगा, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना अभी बताए थे 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में। आगे देखिए, अगला प्रश्न करा है कि इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री जो है, ठीक है ना, वह कौन है? तो आपको बोरिस जॉनसन है। कौन है? बोरिस जॉनसन। याद रखिएगा कि इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री जो है कौन है? बोरिस जॉनसन है, ठीक है ना। इस चीज़ को आपको बढ़िया से देख लेना है। आगे देखिए, क्यूबा संकट किस वर्ष आया था? तो क्यूबा संकट जो है यानी कि क्यूबा मिसाइल संकट, यह आपको 1962 में आया था। कब आया था? 1962 में। ऑब्जेक्टिव में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? 1962 में। अगला प्रश्न है कि रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे? तो रोनाल्ड रीगन जो थे वो आपको यूएसए के क्या थे? कि आपको राष्ट्रपति थे। आगे देखिए, यूएसए कहने का मतलब हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब कहने का मतलब हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे देखिए, अगला प्रश्न कर रहा है कि गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? बेलग्रेड में। बेलग्रेड जो है युगोस्लाविया में है। और पहले गुटनिरपेक्ष आंदोलन
का जो सम्मेलन हुआ था उसकी जो अध्यक्षता किए थे मार्शल टिटो किए थे। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टिटो, कर्नल नासिर, ठीक है ना। इसके अलावा आपको डॉक्टर सुकर्णो, ठीक है ना, इन सारे लोगों को कहा जाता है, ठीक है ना। आइए अब करा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे, तो आपको यू थंट थे। कौन थे? यू थंट थे, ठीक है ना। अब फिर यहाँ से प्रश्न आएगा, प्रथम महासचिव तिरिगवेली, अभी वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुतेरस, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का जो कार्यकाल होता है वो आपको 5 वर्षों का होता है, तो इस चीज़ को भी आपको बढ़िया से देख लेना है। अब देखिए कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो वह आपको जो है कौन है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको जो बाइडेन। मतलब कि अभी वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रपति है जो बाइडेन है, जिनका संबंध जो है वो आपको डेमोक्रेटिक पार्टी से, और वहाँ के जो अभी उपराष्ट्रपति है वो आपको कमला हैरिस है, जो कि भारतीय मूल की है। किस मूल की है? भारतीय मूल की। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति कौन है? तो आपको कमला हैरिस है, ठीक है ना। आगे देखिए, एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति से। किससे है? हरित क्रांति से। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में अर्थात 1966-67 में हुआ था, जबकि विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जो जनक थे वो आपको डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे। तो भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ा था वो गेहूं की फसल पर पड़ा था, जबकि सबसे कम प्रभाव जो पड़ा था मेरे भाई वो आपको दलहन पर पड़ा था। और हरित क्रांति से सर्वाधिक प्रभावित राज्य पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश रहा। आगे देखिए, अब कह रहा है कि सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना था? 1974 में। याद रखिएगा कि सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य 1974 में बना था, लेकिन 1975 में 36वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है ना, 22वें राज्य के रूप में सिक्किम की जो पुनः स्थापना हुई थी 1975 में। मतलब सिक्किम भारत का जो राज्य बना था वो आपको 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा बना था, ठीक है ना। और ये जो 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया था। तो आपसे अगर प्रश्न किया जाएगा कि बताइए कि सिक्किम राज्य का गठन किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना था? तो वह आपको 22वां राज्य बना था। फिर यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि सिक्किम जो है, ध्यान से थोड़ा सा सुनिएगा, ठीक है ना, कि ये जो सिक्किम है, ठीक है ना, यह भारत का जो सहवर्ती राज्य बना था। क्या बना था? सहवर्ती राज्य। कब बना था? 1974 में बना था। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक है। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। आगे देखिए, कह रहा है कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो आपको प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि बताए थे। योजना आयोग का गठन वर्ष 1950 में 15 मार्च को हुआ था। योजना आयोग में जो सदस्य होते थे वो आपको 8 होते थे। योजना आयोग का जो मुख्य कार्य था पंचवर्षीय योजना का क्या करना? निर्माण करना। योजना आयोग को 2014 में भंग कर दिया गया। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा गांधी थी। अंतिम अध्यक्ष इसके नरेंद्र मोदी थे। प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे। प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे, जबकि अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक्सी आहूवालिया थे। तो इन सारे चीज़ों को आपको वीडियो को पॉज करके देख लेना है, ठीक है ना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो देखिए भारत। तो भारत है सार्क का सदस्य नहीं है। आपको 8 देश जो है वो आपको सार्क का सदस्य है। श्री भाभू ने बाप का माल अफगानिस्तान को दे दिया। देखिए ट्रिक सुनिए, श्री भाभू ने बाप का माल अफगानिस्तान को दिया था। सी से श्रीलंका, भ से भारत, भू से भूटान, न से नेपाल, ब से बांग्लादेश, प से पाकिस्तान, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या हो जाएगा? ब से आपको बांग्लादेश, प से पाकिस्तान हो गया, मालदीव और अफगानिस्तान हो गया। तो इस प्रकार से सार्क में सदस्य देश 8 है। कौन कौन है? श्रीलंका, भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव और अफगानिस्तान। तो इस प्रकार से सार्क में जो सदस्य देश है वो कितने हैं? तो आपको 8 है। सार्क का गठन कब हुआ था? तो 7 से 8 दिसंबर 1985 को सार्क का क्या हुआ था? गठन हुआ था। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से देख लेना है कि सार्क का गठन कब? तो 7 से 8 दिसंबर 1985 को। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपको एनी बेसेंट बताए थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, जबकि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। कांग्रेस का गठन जो हुआ था 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष जो थे वो आपको दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से पॉज करके देख लेना। और एक खास बात बता दे रहे हैं कि स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस के मात्र 3 महिला अध्यक्ष बनी थी। कौन कौन बनी थी? तो देखिए 1917 में एनी बेसेंट, 1925 में सरोजिनी नायडू, 1933 में श्रीमती नेल्ली सेन गुप्ता। मेरे भाई यह NTPC के एग्जाम में 2016 का पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए,
विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को, ठीक है ना। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो आपको विश्व एड्स दिवस। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस। तो मेरे दोस्त, इसमें हम लोग क्या किए हैं कि 50 जो क्वेश्चन है उसका हम लोग विश्लेषण किए हैं, ठीक है ना। और मुझे उम्मीद है कि आप इसे बढ़िया से कवर कर लेंगे। आपके एग्जाम में इससे आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना इनके ये प्रबल संभावना है, ठीक है ना। इससे आपको बहुत सारे प्रश्न जो होंगे वो मिल जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप इसका फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका फर्स्ट वीडियो भी आप देख लेंगे, ठीक है ना, ताकि आपको सारा यह हेल्पफुल वीडियो है, आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इससे मदद मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।